नमस्कार दोस्तों। बी नॉलेजेबल विद एसएम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने भारतीयों पर, खास करके जो भारतीय मध्यम वर्गीय है, इंडियन मिडिल क्लास, उन पे जो कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है, वो किस तरह से कर्ज के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, मैंने उसके बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में अमल पे लाया जाए तो हो सकता है कि आप इस तरह के जो कर्ज का जाल होता है, डेब्ट ट्रैप होता है, उसमें फंसने से बच जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको उन तरीकों के फ़ायदों के बारे में अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करें और इस तरह जो कर्ज के जाल में फंस करके जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, आप उस जाल में फंसने से बचें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उन तरीकों के बारे में बात करने की और उन्हें समझने की अच्छे से। सबसे पहला तरीका है, आपकी ईएमआई आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो ईएमआई 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर इसे अमल में लाया जाए तो लोग बड़े कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं, बशर्ते इसे सही तरीके से डिसिप्लिन के तहत इसे अमल में लाया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है, एक बार में एक ही ईएमआई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार में एक ही ईएमआई। ज़्यादातर लोग ये रूल नहीं फॉलो करते और एक बार में एक से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अपना सुख चैन खो बैठते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि एक बार में एक से ज़्यादा लोन ना लें। तीसरा तरीका है दोस्तों, प्लानिंग बिफोर परचेस। ये बहुत ही ज़रूरी रूल है दोस्तों। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि लोग क्रेडिट कार्ड एंड बाय नाउ एंड पे लेटर जैसे फैसिलिटीज़ का यूज़ करके परचेस कर रहे हैं। इस तरह के परचेस में किसी तरह की कोई प्लानिंग लोगों द्वारा की ही नहीं जाती है। कभी किसी का देखा देखी कि उसने ये सामान ले लिया है तो मैं भी ये सामान ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट कार्ड तो है ही, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हमें दे ही रही हैं। तो इस तरह के फैसिलिटीज़ से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलत नहीं है, ये फैसिलिटीज़ गलत नहीं है, लेकिन कोई भी बड़ा परचेस करने से पहले एक अच्छी खासी प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखें, कोई भी बड़ा परचेस करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग के साथ परचेस करें, ताकि आप। चौथा तरीका है दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है मेरे हिसाब से, ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर इस रूल को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको कभी भी ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, और वो तरीका है SIP। यूज़ SIP एज एन टूल टू अवॉइड डेब्ट। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये एक एग्जाम्पल के यूज़ से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बाइक पसंद आई और वो बाइक की कीमत है 1.5 लाख रुपए। तो इंस्टेंट तो किसी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होते नहीं है। अगर 1.5 लाख रुपए होते तो कर्जा लेने की या फिर EMI में गाड़ी निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। लोगों के पास इंस्टेंट कैश नहीं होता, तभी जा कर के वो कर्जा लेते हैं, किसी भी चीज़ को EMI पे उठाते हैं। तो यहाँ पर यूज़ करना है SIP को। अब करना ये है कि मान लीजिए आपको बाइक पसंद आई 1.5 लाख की, तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना है। मान लीजिए 12 महीने की। तो आपने 12 महीने का टाइम पीरियड रखा कि आज से 12 महीने के बाद मुझे ये 1.5 लाख की बाइक खरीदनी है। तो यहाँ पर SIP कैसे काम आएगा? आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, तो आप 10,000 की SIP किसी भी एक पर्टिकुलर फंड पे कर दीजिए। 12 महीने बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है SIP में, उस फंड में, वो 1,20,000 रुपये जमा हो जाएगा। और गाड़ी कितने की है? गाड़ी है 1.5 लाख रुपये की। तो एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये का हो जाएगा 10,000 महीने के हिसाब से। और उसमें अगर 5 से 10% भी रिटर्न मिल जाता है, तो उसमें भी 5-10% का रिटर्न तो एक साल में ऑन एन एवरेज कोई भी फंड जो है वो दे ही देता है। तो 5-10% मिल गया तो 1,15,000 1,20,000 तक आपके पास जो है टोटल आपकी फ़ंड की वैल्यू हो जाएगी। और आपको गाड़ी कितनी की लेनी है? 1,50,000 की। तो यहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपये शॉर्ट पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आप चाहे तो 30,000 रुपये कहीं और से मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लोन लेना भी पड़ा तो आपको सिर्फ 30,000 का लोन लेना पड़ेगा। तो ये कितना सही तरीका है दोस्तों कि आपने SIP एक इन्वेस्टमेंट के तरीके को इस्तेमाल किया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप लोन लेते तो आपको गाड़ी 1.5 लाख की गाड़ी करीब आपको 1,80,000 1,85,000 की पड़ती। लेकिन यहाँ पर और आप जो 10,000 रुपये महीना जो आप बैंक को देते,
इंटरेस्ट सहित। यहाँ पर आपने SIP कर दी, तो यहाँ पर आप बहुत बड़े कर्ज के जाल से बच गए। तो इस प्लान को दोस्तों आप एक बार आजमा के देखिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस तरीके को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंसने से बच जाएंगे। बहुत बड़ा कर्ज भी बहुत कहना गलत होगा दोस्तों, हो सकता है कि आपको ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इतना अच्छा तरीका है, तो एक बार इस तरीके को ज़रूर आजमा कर देखिए दोस्तों। और सबसे आखिरी तरीका है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बड़े कर्ज के जाल से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सभी ने एक कहावत सुना होगा, आप सभी ने एक लाइन सुना होगा कि एक मिडिल क्लास को गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए एक भारी भरकम मेडिकल एक्सपेंस के आने की बस देरी होती है। एक भारी भरकम मेडिकल एक्सपेंस हुआ कि नहीं, एक मिडिल क्लास जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जब कोई किसी गंभीर बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है, जब किसी अपने को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, और जब अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो जो खर्चा होता है वो बहुत भारी भरकम होता है दोस्तों। प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल के जो बिल होते हैं वो बहुत ही भारी भरकम होते हैं। छोटी से छोटी बीमारी का भी अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाओ तो आपको जो है वो 50-60 हज़ार का बिल बना के पकड़ा देते हैं। और अगर कोई भगवान ना करे अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो आपका तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख तो कहीं नहीं गया। और मिडिल क्लास के पास इतने तो पैसे एनी टाइम होते नहीं हैं, क्योंकि उसके तो बहुत सारे और खर्चे होते हैं। बच्चों की पढ़ाई देखना होता है, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होता है, या अगर पहले से कोई लोन या EMI चल रहा हो तो उसमें भी EMI कटती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई मेडिकल खर्चा आ जाता है तो मजबूरन जो है होता है वो एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है। तो इस तरह के परिस्थिति से बचने के लिए दोस्तों मस्ट हैव वन गुड कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस। एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अपने पास रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत ही बड़े खर्चे से एक मिडिल क्लास को बचा लेता है। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये दोस्तों ज़रूरी होता है, ये दोस्तों ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जिसका क्लेम सेटलमेंट बहुत ही अच्छा हो आपको बहुत रखना ही चाहिए। एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक बहुत ही बड़े मेडिकल एक्सपेंस से बचा सकता है दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी है कर्ज के जाल से बचने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ 4-5 तरीके मैंने बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीके समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इन तरीक़ों को इन रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगर आप इन रूल को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन दोस्तों आएगा ही आएगा। बस अच्छे तरीके से इस रूल को फॉलो करने की हमेशा कोशिश करिए। मैं जानता हूँ मैंने जितने आसानी से ये बता दिया है उतना आसान नहीं है इसे इम्प्लीमेंट करना, लेकिन दोस्तों कोई भी काम जो होता है वो आसान नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि ये जो रूल्स है इसे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ताकि आप जो है वो बहुत बड़े कर्ज के जाल से बच सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल में ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करूँ जिससे आपको मदद पहुँचे। अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस जो है मैं अपलोड करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।